देखिए प्रश्न क्या है कि अस्थाई बंदोबस्त मुख्यतः किन क्षेत्रों में लागू किया गया था। सबसे पहले समझिए अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किसने किया था? अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था, किसने किया था? तो आप लोगों को याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अब प्रश्न आएगा कि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष किया था लागू? तो 1793 में। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न बना, प्रश्न इस तरह से बनेगा कि अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को किस वर्ष लागू किया था? 1793 में। प्रश्न यहाँ पर पूछा जो गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो जिन क्षेत्रों में लागू किया गया तो उस क्षेत्र का नाम पूछा। ध्यान रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था वो लागू किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया? तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और किस वर्ष? तो 1793 के वर्ष में। इसके साथ में और भी हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बात करें, रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखिए, ये है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अब प्रश्न आएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1820 में। और किसने लागू किया था? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो का नाम याद रखिएगा। इसी टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर में रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में किसने लागू किया? तो टॉमस मुनरो ने। और यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, तो हम लोग एक्स्ट्रा ये चीज पढ़ लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मुख्यतः लागू किया गया था, ये कहाँ पर लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये भी अभी हम लोग पढ़े थे, ये 1820 में लागू किया गया था। और किसके द्वारा लागू किया गया था? ये भी पढ़ चुके थे, टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास और बंबई में। किस वर्ष? तो 1820 में। अब हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा जो गया है, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई क्या थी? महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व निर्धारण करने की इकाई क्या थी? पहले आप लोग पढ़िए राजस्व महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये किस कहाँ पर लागू किया गया? तो आप लोगों को याद रखना है उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत में। उत्तर भारत में महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। और ये महलवाड़ी बंदोबस्त जो शुरू किया था 1822 में, हॉल्ट मैकेंजी ने इसको शुरू किया था। हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो प्रश्न आएगा कि बताइए महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर भारत में 1822 में किसने शुरू किया? तो हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे, हॉल्ट मैकेंजी ने। और इसके बाद इसमें कई बार संशोधन हुआ। तो पहली बार जो संशोधन हुआ था तो 1833 में। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, वर्ष 1833 में पहली बार महलवाड़ी बंदोबस्त में को संशोधित किया गया था। संशोधित किया गया था 1833 में। महलवाड़ी बंदोबस्त में जो संशोधित किया था वो किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसका भी नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने संशोधित किया था महलवाड़ी बंदोबस्त को। किस वर्ष? तो 1833 में। एक बार इसमें और संशोधन हुआ, और ये संशोधन हुआ था 1855 में। और 1855 में जो इसमें संशोधन किया था वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने इसमें दूसरी बार संशोधन किया। तो इस तरह से महलवाड़ी बंदोबस्त में किनका किनका श्रेय है?
हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको शुरू किया गया था 1822 में। कहां पर? तो उत्तर भारत में। और इसी महलवाड़ी बंदोबस्त को एक बार फिर से संशोधित किया गया था 1833 में। और 1833 में जो संशोधित किया था वो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और 1855 में दोबारा से एक बार जो संशोधित हुआ वो किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न यहाँ पर पूछा जो गया था कि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई क्या थी? महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व निर्धारण करने की जो इकाई थी वो था गांव या महल। गांव या महल, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855-56 में। और 1855-56 देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। संथाल विद्रोह किनके नेतृत्व में हुआ था? ध्यान रखेंगे, सिद्धू एवं कानू। सिद्धू एवं कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह शुरू किया गया था। किस वर्ष? तो 1855-56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर का जो नेतृत्व किया था वो नाना साहेब ने किया था। और यहाँ पर देखिए नाना साहेब जो है ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। नाना साहेब का ही सेनापति था तात्या टोपे, इसका भी नाम याद रखिएगा। नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में कहां से नेतृत्व किया था? तो वो किया था कानपुर से। अगर बात किया जाए 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने नेतृत्व कहां से किया था? वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था बिहार के जगदीशपुर से। बिहार के जगदीशपुर से बिहार के जगदीशपुर से बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगर बात कर ले बेगम हजरत महल ने कहां से किया था? बेगम हजरत महल ने कहां से किया था? इस सवाल का जवाब आप लोगों को बताना कि 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कहां से किया था। थोड़ा सा और बात करेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित। 1857 का जो विद्रोह है इसके नेता, प्रमुख नेता या इसके नायक कौन थे? तो नायक के बारे में अगर बात करें तो इसके जो नायक थे वो थे मंगल पांडे। याद रखिएगा मंगल पांडे 1857 की क्रांति के नायक थे। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी और ये डेट जो है 1857 की क्रांति शुरू होने का डेट है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। और कहां से शुरू हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लोगों को याद रखना है। 1857 का जो विद्रोह है इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है सिपाही विद्रोह। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहला चीज जो आप लोगों को समझना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 28 से 31 दिसंबर को। 28 से 31 दिसंबर 1885 को। और कहां पर हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई में। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अगर प्रतिनिधि की बात करें तो कुल मिला के 72 प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे यानी अध्यक्षता किया था वो किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको कि हम लोग विमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी विमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है गांधी जी भारत कब वापस लौटे? गांधी जी भारत वापस कहाँ से लौटे थे? तो इसको भी समझिए। गांधी जी भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अब प्रश्न आएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? पहला तो प्रश्न यही बनेगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 के वर्ष में। और क्यों गए थे? वकालत के सिलसिले से। वकालत
के लिए गांधी जी 1893 के वर्ष में दक्षिण अफ्रीका गए थे और तब से लगातार इनका भारत आना जाना लगा रहा। और गांधी जी भारत हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए वापस आए वो आए थे 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासीय भारतीय दिवस, प्रवासीय भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी के अंदर है 1915। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था 1917 में। और 1917 जो है ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह है। गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है? तो पहला जो सत्याग्रह है तो वो है चंपारण सत्याग्रह। किस वर्ष हुआ था? 1917 के वर्ष में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था नील की खेती करने के विरोध में। इसको तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसी का अन्य नाम क्या है? तो तिनकठिया पद्धति। और गांधी जी बिहार, ये चंपारण कहाँ पर है? तो चंपारण जो है ये चंपारण बिहार में है। चंपारण कहाँ पर है? तो बिहार में। और बिहार जो चंपारण में आए थे किनके कहने पर, यानी किनके बुलाने पर? तो बिहार का एक प्रसिद्ध किसान नेता है, बिहार का ही प्रसिद्ध किसान नेता जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। इसी राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी बिहार आए थे। बिहार में कहाँ पर? चंपारण में। और यहाँ पर किसानों के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पर एक सत्याग्रह किया जिसको कि चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। इस तरह से गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह है। इसी का अन्य नाम क्या है? तिनकठिया पद्धति। और बिहार जो आए थे किनके कहने पर? तो राजकुमार शुक्ल जो कि बिहार के एक प्रसिद्ध किसान नेता, इन्हीं के कहने पर गांधी जी बिहार आए थे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? सबसे पहला चीज आप लोगों को समझना है, भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ कब था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया था करो या मरो का। करो या मरो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें देखिए और भी प्रसिद्ध नारा दिया गया है, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसको भी याद रखिएगा, जय हिंद और दिल्ली चलो, इस दोनों को नारा ये दोनों नारा किसने दिया था? ये दोनों नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पर एक नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने प्रसिद्ध नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ जो पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ ये 1947 में पारित हुआ था। और यहाँ पर देखिए 1947 जो है ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। भारत जो आज़ाद हुआ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इसलिए 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताइए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। और एक सवाल याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। इस तरह से ये सारा सवाल हो गया। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है कि विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सीधा सीधा सवाल पूछा गया है,
विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। इसके पहले के सवाल को हम लोग पढ़ें, ये समझिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने किया था, तो वो किया था हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो आप लोगों को याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। और ये हम्पी किस नदी के किनारे थी, ये भी ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और अगर बात कर लें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर, तो वर्तमान समय में ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, इतना तो ये सारा चीज़ हो गया विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। और इसी विजयनगर साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था जिसका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश था और इसी तुलु वंश का शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह था, इसको भी याद रखिएगा। 8 तेलुगु कवियों का समूह, 8 तेलुगु कवियों का समूह था। और इस 8 तेलुगु कवियों के समूह को अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज। आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा, बताइए अष्टदिग्गज किनके शासनकाल में हुआ करता था, तो हम लोग आंसर करेंगे अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करता था। इसी कृष्णदेव राय ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है आमुक्तमाल्यदा। इसको भी याद रखिएगा, आमुक्तमाल्यदा। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। आमुक्तमाल्यदा जो तेलुगु भाषा में इसकी रचना किया गया था, तेलुगु भाषा में इसकी रचना किसने किया था, कृष्णदेव राय ने किया था। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय। और यहाँ पर कृष्णदेव राय देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में संबंधित थे। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार से संबंधित थे। अभी हम लोग पढ़े अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार से संबंधित थे, यानी कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करता था। और यहाँ पर देखिए कृष्णदेव राय जो है वो ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। इस कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का समूह था जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसी के साथ में एक सवाल और आप लोग याद रखिएगा, अगर बात किया जाएगा अष्टप्रधान प्रश्न पूछा जाता है अष्टप्रधान किनके शासनकाल में हुआ करता था, तो अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के शासनकाल में थे। शिवाजी के शासनकाल में 8 लोगों का समूह था जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। इसी तरह से आप लोगों को याद रखना है नवरत्न। और ये जो नवरत्न था पहली बार जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इस चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये गुप्त वंश का शासक है, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। और भारतीय इतिहास में इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहली बार नवरत्न हुआ था। नवरत्न यानी 9 लोगों का समूह था जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। इसी तरह से एक और प्रश्न आएगा, मुगल काल में नवरत्न किसके दरबार में थे, ये भी सवाल याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए मुगल काल में या मुगल वंश में नवरत्न किसके दरबार में थे, अगर मुगल काल के बारे में बात किया जाए नवरत्न का, तो वो अकबर के दरबार में था। मुगल काल में नवरत्न किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में। यहाँ पर देखिए प्रश्न किस तरह से बना, प्रश्न तो पूछा जो गया था अष्टदिग्गज किसके दरबार में था, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। इसी तरह से 8 कवियों का समूह था जो अष्टप्रधान कहा जाता था, ये शिवाजी के शासनकाल में था। और नवरत्न भारतीय इतिहास में पहली बार जो नवरत्न था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का शासक था, इनके दरबार में पहली बार भारतीय इतिहास में नवरत्न था। और मुगल काल की बात किया जाए, मुगल वंश में नवरत्न किसके दरबार में था, तो अकबर के दरबार में था। तो इन सभी चीज़ों को भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है मुगल साम्राज्य में जजिया
किस प्रकार का था? मुगल काल में जजिया एक प्रकार का टैक्स था, यानी कर था। और ये जो टैक्स लिया जाता था मुगल काल में, जो जजिया कर लिया जाता था, ये किन से लिया जाता था? तो ध्यान रखना है हम लोगों को, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था। गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था जजिया कर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जो गया है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? अकबर से संबंधित प्रश्न, अकबर जजिया कर कब समाप्त किया था? ध्यान रखिएगा, अकबर ने जजिया कर जो समाप्त किया था वो 1563 में किया था। और यहाँ पर 1563 तो नहीं है, यहाँ पर 1564 है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो 1564 जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अकबर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1556 से 1605। और अकबर का जो शासनकाल है मुगल वंश में, यानी मुगल काल में, इनके शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। मुगल वंश में साहित्य का स्वर्णकाल, मुगल काल में साहित्य का स्वर्णकाल किनके शासनकाल को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। अकबर का संरक्षक या अभिभावक कौन था? अभिभावक, अभिभावक, अगर अकबर के संरक्षक की बात करें तो अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। बैरम खान जो थे वो अकबर के संरक्षक थे या अभिभावक, जो भी बोलिए। और अकबर ने ही 1556 में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था, 1556 में, जो कि पानीपत का द्वितीय युद्ध है। इस तरह से इसको भी याद रखिएगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। इस समय अकबर का जो सेनापति यानी अभिभावक था बैरम खां, इसके अंदर में नेतृत्व किया था। और इस युद्ध में अकबर की विजयी हुआ था और हेमू की पराजय हुई थी। ठीक है, ये सारा सवाल किससे था? अकबर से संबंधित था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुगल काल में जमींदार मुख्यतः किससे संबंधित थे? मुगल काल में जमींदार मुख्यतः जो संबंधित थे वो थे राजस्व वसूली से। और यहाँ पर राजस्व वसूली देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मुगल काल के बारे में। अगर हम लोग बात कर लें मुगल वंश की स्थापना किसने किया, अगर ये प्रश्न रहे कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया, तो हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। बाबर ने इब्राहिम, इसको पढ़िए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके लोदी वंश को समाप्त किया और यहाँ पर एक नए वंश की शुरुआत किया जिसका नाम है मुगल वंश। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं बाबर का शासनकाल। तो बाबर का जो शासनकाल है 1526 से लेके 1530 तक है। बाबर शासन के मुगल वंश के रूप में शासन कब से कब तक किया? 1526 से लेके 1530 तक। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो मिलता है वो आईने अकबरी के अंदर मिलता है, आईने अकबरी। और यहाँ पर देखिए आईने अकबरी जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अब प्रश्न आएगा कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी को जो लेखक थे वो थे अबुल फजल।
आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल जो थे आईने अकबरी के लेखक थे। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा जो है ये बाबर का जीवनी है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये बाबर के द्वारा लिखा गया था। बाबर के द्वारा खुद उनकी अपनी जीवनी को लिखा था जिसका नाम है बाबरनामा। और इसकी जो भाषा थी वो भाषा थी तुर्की भाषा। याद रखिएगा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। बाद में इस बाबरनामा का ट्रांसलेट किया था यानी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इस तरह से प्रश्न आएगा, बताइए बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। प्रश्न इस तरह से भी आएगा बाबरनामा का अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किस भाषा में अनुवाद किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे फारसी भाषा में। तो ये सवाल हो गया बाबरनामा से। बाबरनामा के लेखक कौन है? खुद बाबर है, जिन्होंने अपनी आत्मकथा अपनी जीवनी को खुद से लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। और इसी बाबरनामा को बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया है शाहजहां ने किस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण कराया था? शाहजहां ने प्रसिद्ध इमारत जिसका निर्माण कराया था वो है ताजमहल। और यहाँ पर ताजमहल देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें ताजमहल के बारे में, ताजमहल का जो निर्माण करवाया था शाहजहां ने, कहाँ पर कराया था? तो ताजमहल का निर्माण कराया था आगरा में, आगरा में। और ये आगरा है किस नदी के किनारे? तो आप लोगों को याद रखना आगरा जो है ये है यमुना नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। और इसी आगरा के अंदर में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। अगर प्रश्न पूछा जाए आगरा किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा आगरा को पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए इनमें से किस शहर को पेठा नगरी कहते हैं? तो सीधा सीधा आंसर करेंगे आगरा को पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सीधा प्रश्न पूछा गया ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित। अगर हम लोग बात कर लें ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल जो है कहाँ पर? सबसे पहला चीज़ तो यही बनेगा ताजमहल कहाँ पर? अभी हम लोग पढ़े थे ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल है आगरा में। और आगरा जो है उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है। और इसी आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। और यहाँ पर यमुना देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर।